वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भौतिकी के पाठ 1 लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हल किया, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग जो वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। वही समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तथा अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में पारदर्शी, पारभाषिक तथा पारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करना। इसका आंसर हो जाएगा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। वहीं अपारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है कि वो अपने से होकर के प्रकाश को आर पार नहीं जाने दे सकता है। वही पारभासी का मतलब होता है कि उनसे होकर प्रकाश के कुछ ही अंश आर पार हो सकते हैं, पूरे का पूरे प्रकाश आर पार नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। 4 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। बी नंबर पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम वास्तविक रेखा द्वारा दर्शाते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक रेखा जो डॉट डॉट उसके द्वारा दर्शाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप 2 चीज़ के बीच में अंतर कीजिएगा तो उसमें जबकि जरूर लगाइएगा, क्योंकि जबकि बीच में लगाइएगा। जैसे मतलब इसमें क्या है जबकि इसमें क्या नहीं है, जिस तरह से हम किए उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। इसका आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के 3 विशेषता निम्न है। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। इसके अतिरिक्त आप लोग लिख सकते हैं, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा भी बनता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी होता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात प्रतिबिंब। इसमें अगला पॉइंट होगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। इसका आंसर हो जाएगा, अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। पहला, अवतल दर्पण में कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को रंजित किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण में कांच के टुकड़े के भीतरी सतह को रंजित किया जाता है। बी नंबर पॉइंट होगा, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। सी नंबर पॉइंट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन 7 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या अवतल दर्पण में? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि वह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं तथा इसका दृष्टि क्षेत्र भी जो होता है वो विस्तृत होता है, क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होते हैं, इसलिए इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन में F=R/2 को सिद्ध करना है। चूँकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछता रहता है हमेशा, और ये अपने गुरुजी से आप अच्छे तरह से इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है, बहुत VVI क्वेश्चन है ये। क्योंकि मोबाइल पर ऐसा फंक्शन नहीं होता कि हम लोग आपको बता दें, तो इसीलिए आप अपने गुरुजी से इससे अच्छे से मतलब समझ जाइएगा। वैसे जब कभी ऑनलाइन हम आएंगे तो आपको समझा देंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करना है। इसका आप लोग नीचे डायग्राम देख सकते हैं, और साथ ही आप लोग साथ में ये भी लिखिएगा, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण वक्रता केंद्र C के बीच रहती है तब प्रतिबिंब A.B. दर्पण की वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ चित्र दिया है, उसको बोल रहा है कि पूरा करने के लिए।
तो हमने पूरा करके डायग्राम यानी कि फ़ोटो खींच करके हम डाल दिए हैं, आप लोग उसमें देख सकते हैं। देखिए इसको हमने हाथ से ही बनाया है, कोई स्केल मेरे पास नहीं था, तो इसलिए कुछ लाइन थोड़ा टेढ़ा उड़ा हो सकता है, आप लोग थोड़ा उसको समझ लीजिएगा उसको। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाना है। इस प्रकार अप्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग बताना है। देखिए आभासी प्रतिबिंब जो है वो 2 बार बनता है, एक ध्रुव पर रहता है तब, और एक ध्रुव तथा फोकस के बीच रहता है तब। लेकिन यहाँ पर आवर्धित दिया है यानी कि बड़ा बनना चाहिए, तो बड़ा तब बनता है यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच जो रहता है तब बनता है। तो इसका अब नीचे डायग्राम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो कि छोटा? इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख को खींचना है। इसका आंसर आप लोग नीचे पुस्तक में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अतः उपयुक्त परिस्थिति में वस्तु की दूरी दर्पण से 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। प्रतिबिंब आभासी होगा और वह वस्तु से बड़ा होगा। और किरण आरेख की बात रही, जो 13 नंबर क्वेश्चन में हम दिए हैं वही वाला किरण आरेख है, जो नीचे आप देख सकते हैं। 15 में किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो आप किरण आरेख नीचे हम डायग्राम दे दिए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और ये इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब आभासी सीधे तथा वस्तु से छोटा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे? इसका आंसर होगा, क्योंकि बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। ऊर्ध्वाधरतः एक समतल दर्पण और क्षैतिजतः एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति के शरीर के चौड़ाई से प्रतिबिंब के शरीर की चौड़ाई कम होगी। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और अपना शरीर पतला दिखाई देगा। और इसका जो उत्तर है वो पुस्तक में भी दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थिति में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम लिखना है। पहला है कार के हेडलाइट, तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है वाहन के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना के रूप में, तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है सौर भट्टी, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दूसरा वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं आप लोग।